दोस्तों ये कहानी है तीन दोस्तों की जो बचपन में किए अपने कांडों से कुकर्मों से बचने के लिए चौथे दोस्त का सहारा लेते थे। जो भी गलतियां वो करते थे उसका सारा इल्जाम वो चौथे दोस्त पर डाल देते थे। आगे तीनों बड़े हो जाते हैं और अभी भी वो अपनी गलतियों का सारा इल्जाम चौथे दोस्त पर ही डालते हैं, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इस बात को छोड़कर कि वो चौथा दोस्त कोई था ही नहीं, वो तो बस ऐसे ही उसका नाम ले दिया करते थे। कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जैक एफ्रोन के साथ आपको देखने को मिलेगा जॉन सीना, जो हरामी जिस भी मूवी में आ जाता है उसमें 4 नहीं तो 3 चांद तो लगा ही देता है। आज का दिन है 1999 का हैलोवीन, जिसमें 3 बच्चे एक खड़ूस अंकल से टॉफियां मांगने जाते हैं, जो उन्हें कभी टॉफियां नहीं देता था, इसीलिए वो उनके मजे लेने की सोचते हैं। जिस मजे में घर के बाहर आग लग जाती है, जिसको तीनों बुझाने की भी कोशिश करते हैं, पर जब बात नहीं बनती तो वो वहां से भाग खड़े होते हैं, जिनका इस आग वाले कांड में फंसने के पूरे चांस थे। इसीलिए उनमें से एक बच्चा आधे जले हुए कपड़े पर रिकी रहने दे लिख देता है, ताकि पुलिस वाले जब छानबीन करे तो वो उसे पकड़े, ना कि इन्हें, जिस पर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उन्होंने सोचा था, और पुलिस वालों के हाथ बैंगन भी नहीं लगता, क्योंकि रिकी रहंदे नाम का इस शहर में तो क्या इस देश में ही कोई बच्चा नहीं था। तीनों झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रहे थे और खुशी मना रहे थे कि अब से हमें जिंदगी भर के लिए एक और दोस्त मिल गया। जिसके बाद कहानी आती है हमारे आज के समय में, जहां हम उन तीनों दोस्तों में से डीन नाम के एक दोस्त को देखते हैं जो अपनी रिपोर्टर गर्लफ्रेंड के साथ है। तभी वहां अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ जेडी नाम का दूसरा दोस्त आता है, जिसकी वाइफ का आज बेबी शावर है। बोले तो हमारी संस्कृति के हिसाब से जिसे गोद भराई कहते हैं ना, वही। गर्लफ्रेंड कहती है, अरे यार तू अपना फोन क्यों नहीं उठा लेता, पिछली 20 मिनट में 10वीं बार कॉल कर रहा है ये रिकी, पूछ ले क्या बीमारी है उसको, क्या खाज हो रखी है उसको। जेडी कहता है, हाँ उठा ले यार, मुझे भी वो कल से फोन करने में लगा हुआ है, पर मुझे फुर्सत ही नहीं है उससे बात करने की। डीन तुरंत फोन उठाता है और शॉकिंग वाले रिएक्शन देते हुए पूछता है, क्या बात कर रहा है, कब हुआ ये, तू ठीक तो है ना, कहाँ पर है तू, इसी तरह के बड़े बड़े सवाल, जिससे सबको लगता है कि पक्का कोई गड़बड़ हो गई है, कोई अनहोनी घटी है उसके साथ। बताता है लौट आया, बिहिन का लिमंड कैंसर लौट आया। जेडी की वाइफ पूछती है, क्या आप डॉक्टर उसका दूसरा टट्टा भी निकाल लेंगे। जेडी कहता है, ऐसे कैसे निकाल लेंगे यार, जिंदा रहने के लिए एक टट्टा तो जरूरी होता है ना। वाइफ कहती है, अबे साले वो किडनी होती है ना कि टट्टे। गर्लफ्रेंड पूछती है, वो कौन से हॉस्पिटल में है ये तो बता। डीन कहता है, वो अटलांटिक सिटी के किसी हॉस्पिटल में है, जहाँ वो किसी एनजीओ वगैरह की मदद करने गया था कि तभी उसको अटैक आ गया। आज रात उसकी सर्जरी होने वाली है, वो बिल्कुल अकेला है। गर्लफ्रेंड कहती है, जाने मन तुझे गाड़ी लेकर वहाँ जरूर जाना चाहिए, और हाँ बेबी शावर की टेंशन मत ले तू, ये काम धाम तो लगा रहेगा। रिकी तेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए फटाफट उससे मिलने चला जा। जेडी कहता है, हाँ भाई तुझे जरूर जाना चाहिए, मैं यहाँ आराम से बेबी शावर का सारा काम संभाल लूंगा। वाइफ पूछती है, तू पागल है क्या, ये बेबी शावर तो चलता रहेगा, इसलिए तू भी डीन के साथ रिकी से मिलने फटाफट चला जा। आगे दोनों अपना सामान पैक करके हंसते हुए खिलखिलाते हुए बाहर आते हैं कि आइडिया धमाल काम कर गया। गाड़ी के पास उनका बचपन का तीसरा दोस्त रसीला रमेश भी खड़ा था। कहता है, बे सालो इतनी देर लगती है क्या, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। फिर तीनों अटलांटिक सिटी जाने के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं, जहां जेडी उनको बता रहा था कि स्मैक्स करने में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही, साइड से लेटकर अंदर डालना पड़ता है ताकि बच्चे के सर पर चोट ना लग जाए। रसीला रमेश कहता है, देख भाई वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर ऐसा हो भी सकता है। अगर तेरी वाइफ की सुरंग तंग हुई तो, मतलब की छोटी हुई, गहराई कम हुई तो। फिर सभी अपने अपने फोन को स्विच ऑफ मार देते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। रसीला रमेश अपनी झूठी बुक निकालता है, जिसे वो तीनों बाइबल कहते थे, जिसके अंदर उन्होंने बचपन से लेकर आज तक जितने भी झूठ रिकी रहंदे के नाम पर बोले थे उनका हिसाब किताब था। सारे झूठ उस झूठी बुक में प्रॉपर तरीके से नोट किए गए थे, ताकि अगर कोई भी भूल जाए कि उन्होंने झूठ किस बारे में कब और कितना बोला था, तो वो उस झूठी बुक को देखकर सब कुछ याद कर सके। रसीला रमेश कहता है, अरे यार तुम लोगों के पिछवाड़े में ऐसी क्या खाज रहती है जो तुम रिकी को बार बार कैंसर देने की फिराक में रहते हो, अब हमें दोबारा उसकी कीमोथेरेपी के लिए भी जाना पड़ेगा। जेडी कहता है, हाँ ये तो अच्छा ही है ना भाई, उसके बहाने हम फुटबॉल वर्ल्ड कप दिखाएंगे। फिर रसीला रमेश एक और काम करता है, जिसमें वो रिकी रहंदे का फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है, जिस फोटो में कभी भी किसी का चेहरा नहीं दिखता था, बस ऐसे ही कोई दूर दूर खड़ा होता था, और कैप्शन तो हर बार ऐसे होते थे कि दोस्त ही उसके भगवान हैं, जैसे कि मेरे यार है मेरे साथ कैंसर की माँ की आंख। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वक्त वक्त पर वो मेरे सामने आईना रखते हैं। जिंदगी झंड है पर मुझे मेरे यारों पर बहुत घमंड है, गर्मी में ठंड है, गींड में लिंड है, पूरे के पूरे बिहन के लिंड है। फिर जिस शो में उन्हें जाना था उस शो में पहुंचकर वो दबाकर मजे करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और एक बार में नशे करने पहुंचते हैं। जेडी बारटेंडर से कहता है, मेरे लिए एक ऑर्गेनिक वोडका ले आ भाई। तभी पीछे से रोड नाम का एक बंदा वहां आकर कहता है, अगर इनके लिए वोडका ला रहा है तो मेरे लिए भी ले आना, साथ में एक चिकन कबाब भी ले आना। वो कहता है, भाग जा साले यहाँ से चोदू आदमी, तू हर कस्टमर का फायदा उठाता है, तुझे फ्री की पीने में ज्यादा मजे आते हैं क्या कंगाल कहीं के। जिस पर वो उनसे कहता है, अरे यार इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही मजाक करता रहता है। वैसे दोस्तों मैं कायदे की नहीं फायदे की बात करता हूँ, चिकन कबाब के बदले मैं तुम्हें सबाब के मजे देने वाला था। जानते हो वो कैसे? क्योंकि मैं यहाँ पास वाले कसिनो
दिनों में एक शो परफॉर्म करता हूँ जहाँ मैं तुम्हारी आधे रेट में एंट्री करवा दूंगा। रसीला रमेश पूछता है किस तरह का शो परफॉर्म करता है तू? वो बताता है मैं वहाँ गाने गाता हूँ, ज्यादातर गाने मुट्ठी मारने पर होते हैं, जो सभी आप मारते ही हो, ऊपर नीचे आगे पीछे अखियां मीचे। तुम शायद जानते नहीं हो कितनी फिल्मों में ऐसे मुट्ठी मार गाने भरे पड़े हैं, जैसे मैं रेलगाड़ी तू मेरी पटरी, मुन्ना मुन्नी खेत में लिपट जाए रेत में, जिनको ठोकते हैं उनकी आंखों में धूल नहीं झोंकते हैं, पीता हूँ एक्वाफीना तेरी माँ का जोन छीना। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं भाई जो तुमने आज तक देखी ही नहीं। अंगूर खट्टे हैं, देख मेरी दो धारी तलवार, लोमड़ी की चाल टेढ़ी, साकाल की झाटे लंबी लंबी, भाभी का दुपट्टा गिरा, पहलवान की लाठी, रसोड़े में कौन था, सरसों हो गई बड़ी बड़ी, एक लोहार की 100 सुनार की, खेत में तीतर हाथ में लीतर, भागते चोर की लंगोटी भली, दीवार कूद के खूब मसली, चल हट चिकनी रात को मिल पहनकर बिकनी, बस एक पिचकारी सर पे मारी, खुशबू सूंघकर पट गई नारी, अपने लवर को धोखा दो मुझे भी डार्लिंग मौका दो, चुसे को आम कहते हैं, नीले को आसमान कहते हैं, और तुझ जैसे मुरादाबादी मुट्ठल को बाहुबली का दाया आंट कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, तभी तो मुझे चिलमन चिंगारी कहते हैं। बारटेंडर कहता है बे साले भाग जा, ये बवासीर सुन सुन के मैं थक चुका हूँ, तू सबको यही सुनाता है। डीन कहता है नहीं रुक जा, मैं जानना चाहता हूँ तुझे और क्या क्या आता है, जिसमें वो उन्हें अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करके दिखाता है कि रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, आप तो कानून की बस एक कमजोर बाजू थे जिसे लोगों ने मरोड़ दिया तोड़ दिया, लेकिन मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मुझसे कोई अपने टट्टे नहीं खुजवा सकता, क्योंकि मैं खुद कानून बनूंगा, खुद ही फैसले सुनाऊंगा। ये 2.5 किलो का मुट्ठल हाथ है कातिया, मुट्ठ मार मार के लिंग का आकार बदल देता है। चड्डा समझा इसे, ऐसे हथियारों से मैं अपनी झाटे काटता हूँ, डर नहीं लगता मुझे। झाटे और कांटे कभी भी बड़े नहीं रखने चाहिए, हमेशा चुभते हैं, और ये 2.5 किलो का हाथ जब मुठ मारता है ना तो आदमी उठता नहीं झड़ जाता है। जो मिमिक्री किसी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि आवाज सूट ही नहीं हो रही थी। सन्नी देओल सन्नी लियोन लग रहा था और अमिताभ खस्सी लग रहा था। जेडी कहता है चलो पोकर वगैरह खेलते हैं, जिनसे वो जबरदस्ती चेप होकर कहता है बढ़िया आइडिया है, चलो बताओ कहाँ चले। डीन कहता है देख भाई हम कहीं नहीं जा रहे, हम अभी यहीं रुकेंगे। वो कहता है ठीक है, ये जगह भी अच्छी है, यहीं रुकते हैं। जेडी कहता है देख भाई हमारे कुछ और प्लान है, फालतू में चेप मत हो, निकल ले यहाँ से, बहुत हो गया तेरा। रोड कहता है ठीक है भाई मैं समझ गया, समझदार को इशारा काफी, तुम लोग मुझे फालतू आदमी समझते हो ना, कोई बात नहीं, सारी दुनिया मुझे यही समझती है। और वहाँ रखे चिकन कबाब उठा ले जाता है। डीन तुरंत उसके पीछे पीछे भागता है, जिससे वो कहता है कबाब मत मांगना, कबाब नहीं दूंगा। डीन कहता है अरे कबाब नहीं चाहिए भाई, मैं वहाँ जो भी हुआ उसके लिए तुझसे माफी चाहता हूँ। रोड कहता है छोड़ना यार, कोई बात नहीं, मेरे साथ तो ये हमेशा होता ही रहता है, कोई बात नहीं। इतने में उसकी नजर वहाँ घूम रहे एक बड़े से आदमी पर पड़ती है जो उसे ढूंढ रहा था, जिससे रोड छुपता हुआ घूम रहा था। कहता है ये ले दोस्त मेरा कार्ड रख ले, अगर कोई भी जरूरत पड़े ना तो मुझे याद कर लेना, मैं एक जबरदस्त एक्टर हूँ। जिसके वहाँ से जाने के बाद डीन अपना फोन ऑन करके देखता है कि चल क्या रहा है, जिसमें उसे काफी सारी मिस कॉल के साथ काफी सारे मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। फिर अगले ही सीन में वो फटाफट अपना सामान चेकिंग करवा के प्लेन में बैठकर वापस घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि जेडी की वाइफ हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दे रही थी, जिसमें तीनों जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक बच्चा जन्म ले चुका था, जिसको जेडी अपनी शर्ट उतारकर गोद में खिलाता है। सासू माँ पूछती है बे साले तूने शर्ट क्यों नहीं पहन रखी, हटा उस बच्चे को अपनी छाती से। वो कहता है मैं इसे अपने जिस्म की गर्मी दे रहा हूँ। रिसर्च कहती है ऐसे बाप का अपने बेटे के साथ रिश्ता पक्का होता है, जिसे माँ की ममता नहीं बाप की बापता कहते हैं, इसीलिए ये यहीं चिपका रहेगा, समझी तू। दूसरी बुढ़िया जो कि डीन की मम्मी है कहती है ये तो बिल्कुल मटर के दाने जैसा है, इसीलिए हमें इसका नाम मटरू रखना चाहिए। जेडी की सासू पूछती है ये तो बताओ तुम थे कहाँ, हमने अटलांटिक सिटी के हर एक हॉस्पिटल में फोन किया पर किसी भी हॉस्पिटल में रिकी रहंदे नाम का कोई पेशेंट था ही नहीं। रसीला रमेश का बॉयफ्रेंड कहता है सच सच बताओ तुम थे कहाँ, क्योंकि पिछली बार तुमने बताया था कि उसका कैंसर ठीक हो गया है। अब झूठ बोल बोलकर रसीला थक चुका था, इसलिए वो सच बताने के लिए कहता है हमने जो भी बोला झूठ बोला, रिकी रहंदे का जो भी नाटक है सब झूठ है। जिसको ऐसे सच बोलता देख डीन और जेडी दोनों की फट जाती है कि साला खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा, पर वैसा होता नहीं क्योंकि डीन बात को संभाल लेता है। कहता है रिकी रहंदे ने हम सभी से झूठ बोला कि उसका कैंसर वापस आ गया है। जब हम दौड़ते भागते हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें वो हॉस्पिटल के बाहर एक लीमो के साथ शैंपेन की बोतल हाथ में लेकर खड़ा मिला। पता चला कि आज उसके कैंसर को ठीक हुए 5 साल हो गए हैं, इसीलिए वो कैंसर फ्री एनिवर्सरी बना रहा था। सासू माँ कहती है कोई बात नहीं, अगले हफ्ते जब रिकी रहंदे हमारे होने वाले बच्चे के खतने पर आएगा ना तब मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। जो सुनकर तीनों दोस्त दुविधा में पड़ जाते हैं तो उल्टे सीधे झूठ बोलने लगते हैं कि वो नहीं आ पाएगा, उसे चैरिटी इवेंट में जाना है, उस दिन वो कैसे आएगा, उसकी फ्लाइट हुई तो वगैरह वगैरह। पर जब कोई भी उनके बहाने सुनने को राजी नहीं होता तो डीन कहता है ठीक है वो साला आएगा, आएगा कैसे नहीं, हम बुलाएंगे तो। आगे तीनों एक रेस्टोरेंट में अपनी फटी हुई लेकर बैठे थे। जेडी कहता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमने साला एक ही तो झूठ बोला था। डीन कहता है हाँ वो भी कई सालों तक, हजारों बार लाखों बार, ये दिन तो आना ही था। रसीला रमेश कहता है यार तुम इतना दिमाग पर लोड क्यों दे रहे हो, उन्हें सच क्यों नहीं बता देते। जेडी कहता है भीषड़ी के किलसंडे, दिमाग तो खराब
कर मत। अपने बेबी शावर वाले दिन मैं तुम्हारे साथ दारू पी रहा था, एंजॉय कर रहा था। अपने बच्चे के पैदा होने पर मैं हॉस्पिटल में नहीं था। तलाक करवाएगा क्या तू मेरा, सच बताकर चूतिए। डीन कहता है क्यों ना हम किसी एक्टर को रिकी रहंदे बना दें, उसे हम जरूरी बातें बता देंगे जो भी उसे जानने की जरूरत है। हम उसे अपनी झूठी किताब दे देंगे जिसे हम बाइबल कहते हैं, जिसको वो पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कब कब हमने क्या क्या झूठ उसके नाम पर बोले हैं। जेडी कहता है हमें कोई एक्टर तो चाहिए पर वो सस्ता भी होना चाहिए। अभिषेक बच्चन कैसा रहेगा? रसीला रमेश कहता है अरे यार वो खत्म आदमी है, उसे आज तक धूम मूवी के अलावा कोई मूवी ही नहीं मिली, ऊपर से उसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं। डीन कहता है टेंशन मत लो भाइयों, मेरे पास एक एक्टर है, और रोड का दिया हुआ कार्ड निकालता है जो किसी फालतू के बार में मुट्ठी मार वाले गाने गा रहा था। मुट्ठी में जान है, मुट्ठी में शान है, मुट्ठी में जवानी है, हर दिन बितानी है, मछली जल की रानी है, टपका मेरा पानी है, रोज यही कहानी है, रात सुकून से बितानी है। आंख लड़ी लड़ी हुई बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, मुट्ठी मारी 1000, टपका नयारा एक भी बार। खैर शो कंप्लीट करने के बाद जब वो बैक स्टेज होता है तब देखता है उसका पीछा करने वाला वो बड़ा सा गंजा आदमी उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है, जिससे बचने के लिए रोड पीछे के रास्ते से कूद फांद के वहाँ से भाग निकलता है। तभी इतने में उसका फोन बजता है जिस पर दूसरी तरफ अपना डीन था। कहता है भाई मुझे तुझको हायर करना है। जो बात सुनकर रोड मायूस सा हो जाता है क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उसको अहमियत नहीं दी थी। कहता है भाई बस 1 मिनट रुक जा, मैं अपना स्केड्यूल देख लेता हूँ कि मैं उस दिन फ्री हूँ या नहीं। और कहता है हाँ यार मैं उस दिन बिल्कुल फ्री हूँ, निठल्ला हूँ। जिसके बाद तीनों उसे एयरपोर्ट पर पिक करने जाते हैं, जो अब तक ऑलरेडी उसे अपनी बाइबल दे चुके हैं और रिकी रहंदे का इंस्टाग्राम हैंडल भी, ताकि झूठ बोलने में एक्टिंग करने में थोड़ी सी क्लियरिटी आए। हम रोड को देखते हैं जो साला नशे में फुल धुत लग रहा था और बैग के नाम पर बस एक कचरे की थैली में अपनी चड्डी बनियान डाल कर लाया था। डीन कहता है हिंचो ये क्या बकवास है, क्या पी के आया है तू, झूठ मत बोलियो कि तूने नशे नहीं किए। वो बताता है मेरी ऐसी हालत जानते हो क्यों है, क्योंकि मैंने 3 दिनों से शराब को हाथ तक नहीं लगाया, नशे के नाम पर सिट भी नहीं किया इसलिए। डीन पूछता है साले शराब छोड़ने के लिए तुझे यही टाइम मिला था क्या, अगर पिएगा नहीं तो बेवड़े एक्टिंग कैसे करेगा तू। वो कहता है देखो भाइयों मैं अपने कैरेक्टर में घुस चुका हूँ, इसलिए मैं अब शराब नहीं पी सकता क्योंकि रिकी रहंदे शराब छोड़ चुका है, याद है या नहीं। रसीला रमेश कहता है हाँ हमें हमारा झूठ अच्छे से याद है कि वो पिछले 7 सालों से हर तरह के नशे से दूर है। इतने में रोड को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं क्योंकि बिना शराब के उसका शरीर ऐसा था जैसे बिना मोबिल की कार। जेडी कहता है अबे हद है यार, चलो इसको फटाफट 1-2 चम्मच वोडका पिलाते हैं। वो कहता है नहीं मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं एक शरीफ बंदे का रोल प्ले कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने अंदर के कलाकार से गद्दारी नहीं करूंगा। और ये साली बदबू कैसे आ रही है, कोई मछली पका रहा है क्या यहाँ एयरपोर्ट पर। सभी नीचे देखते हैं तो पाते हैं उस साले ने पैंट में ही मूत दिया जो उसके शराब छोड़ने का असर था। आगे कपड़े बदलकर नींबू का पानी वानी पिलाकर कार में पटक कर जब वो उसे घर की तरफ ले जा रहे थे तब पूछता है बताओ मुझे मेरी पेमेंट कौन करेगा, मुझे पूरी पेमेंट अभी के अभी एडवांस चाहिए। एक्टर यूनियन के हिसाब से तुम्हें मुझे पर डे के $1000 देने होंगे, साथ में मेरा खाना पीना कपड़े वपड़े के भी खर्चे देखने पड़ेंगे। डीन कहता है आधा पैसा अभी मिलेगा और आधा पैसा काम के बाद। जिसके बाद उसे नहला धुलाकर तैयार करने के लिए रसीला रमेश के घर पर भेज दिया जाता है, जो उससे पूछता है यार तू 1 नंबर का बेवड़ा है तो फिर तू ऐसे इतना फिट कैसे रहता है। वो कहता है भाई स्टेरॉइड चने की तरह चबाता हूँ मैं और प्रोटीन पाउडर की तो सुबह शाम रोटियां बनाकर खाता हूँ इसलिए ऐसा हूँ। इतने में रोड वहाँ रसीला रमेश की उसके बॉयफ्रेंड के साथ फोटो देख लेता है। पूछता है क्या तू केले खाने का शौकीन है। वो कहता है अपने काम से काम रख, क्यों फालतू की बकवास कर रहा है। रोड पूछता है अच्छा ये बता तूने कभी उसके साथ डॉक्टर खेला है या फिर तू झुक मैं लगाऊं, खोल दे मेरी जुबान, आगे की छोड़ पीछे की सोच, मारी पिचकारी कर दिया पाव भारी, हंसा नहीं सकता फंसा सकता हूँ, आजा बचपन कर दूं खराब जीना कर दूं हराम। जिस पर कालिया फिर से वही कहता है अपने काम से काम रख। इधर खतना वाली पार्टी शुरू हो चुकी थी जिस पार्टी में जेडी और डीन का बॉस टेड भी आया था, जिसकी किसी वर्ल्ड रिवर नाम की कंपनी के साथ होने वाले मर्जर की सोच सोच के रातों की नींद उड़ चुकी थी। यहीं पर जेडी की सासू माँ बवाल खड़ा कर देती है कि साला रिकी रहंदे अब तक आया क्यों नहीं, तुम मान क्यों नहीं लेते, वो फर्जी आदमी है, उस नाम का कोई आदमी है ही नहीं, तुम बस अपने कुकर्मों का बिल उस पर फाड़ते रहते हो। और लो इतने में ही वो जोरों शोरों से चिल्लाता हुआ वहां आता है जिससे तीनों ऐसे खिलखिलाकर मिलते हैं जैसे वो आज कई सालों बाद मिल रहे हैं। फिर रोड डीन की मम्मी से मिलता है, कहता है आंटी आज भी माल लग रही है तू। जिसके बाद वो डीन की गर्लफ्रेंड से मिलता है और झूठी तारीफ करते हुए कहता है हकीकत में फोटो से भी ज्यादा टोटा है तू। फिर वो जेडी की वाइफ से मिलता है और सॉरी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तेरे बच्चे की डिलीवरी अचानक से हो जाएगी। अब इससे पहले कि वो जेडी की खड़ूस सासू माँ से मिलता, डीन उसे पकड़कर वहां से साइड में ले जाता है। कहता है उस
चूतिया बुढ़िया से हर कीमत में दूर रहना, ठीक है, वरना वो तुझे पकड़ लेगी और तेरा दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। तभी डीन का बॉस टेड उससे मिलने आता है, जिससे वो कहता है आपका सूट और नई खेती मस्त जच रही है। अब बॉस जो नई खेती का मतलब नहीं समझ पाता पूछता है क्या कहना चाहते हो। वो कहता है आपके बाल ट्रांसप्लांट करवाया है क्या। बॉस कहता है अरे ये कुदरती मेरे नेचुरल बाल वैस्मोल ने किया कमाल। रोड कहता है हाँ सर जी हाँ, मैं तो चमन चूतिया हूँ जो बाल की खाल निकालने में लग गया। वैसे आप उन अमीर लोगों में से हो ना जो अमीरों को और अमीर बनाने में उनकी मदद करते हैं और फिर अपनी बड़ी बड़ी बोट्स और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर शानो शौकत दिखाते हैं, जबकि बाकी के लोग 2 वक्त की रोटियों के लिए जिंदगी भर धक्के खाते हैं। जो बात बॉस को बुरी लगती है तो कहता है मेरी बात सुन भड़वे, हम फाइनेंशियल सर्विस देते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर को, और जो भी कोई उस सर्विस में हमारी हेल्प करता है हम उसे शेयर में से भी हिस्सा देते हैं। रोड कहता है हाँ, दिल बहलाने के लिए अच्छा ख्याल है मक्खी चूस। अब डीन जो वहीं खड़ा था उसे अपनी नौकरी जाने का खतरा नजर आ रहा था, तो कहता है मक्खी चूस तो यार दूसरों का खून चूसते हैं ना, लेकिन मेरा बॉस वैसा नहीं है। रोड कहता है वैसे दद्दू देखो बुरा मत मानो, मैंने सोचा नहीं था कि आपकी कंपनी का वर्ल्ड रिवर के साथ मर्जर हो सकता है। बॉस पूछता है क्या मतलब तेरा। वो कहता है देखो आप थोड़े से पुराने ख्यालात के हो, वो नई सोच वाले हैं। आपके पास तजुर्बा है, तसल्ली है, लेकिन उनके पास नए आइडियाज हैं, और मेरी पूछो तो मैं अपने पैसे नए आइडियाज पर नहीं तजुर्बे और तसल्ली पर लगाऊंगा। माना कि आप अच्छे हैं पर वो लोग भी काबिल हैं, अगर दोनों साथ मिल गए ना तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये मर्जर इस दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर सकता है, समझे टेड। और उससे उसका सिगार और सिगार कटर लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। डीन पूछता है बे लोडू, वर्ल्ड रिवर के साथ होने वाले मर्जर के बारे में तुझे कहां से और कैसे पता चला। वो कहता है ये जानकारी ट्विटर पर थी तो मैंने पढ़ ली और थोड़ी सी रिसर्च कर ली। आगे जब रोड रसीला रमेश के बॉयफ्रेंड से बात कर रहा था तभी वहां जेडी की सासू आती है और उससे उसके काम को लेकर सवाल जवाब करने लगती है, जैसे कि वो केन्या में जब गरीब लोगों की मदद करने गया था तो वहां उसका अनुभव कैसा था, आदिवासी लोगों के साथ जब वो रहने गया था तो वहां का उसका अनुभव कैसा था, जिस संस्था के साथ वो जुड़ा हुआ है उसका क्या मकसद है, क्या उसमें दम है। अब ये सारी बातें उसके दिमाग के ऊपर से जा रही थी तो कहता है हाँ दम है, दमखम है, एटम बम है, न्यूक्लियर बम है, बम चिकी चिकी बम है। जिस बात से बुढ़िया को एहसास हो जाता है कि इसको घंटा भी नहीं पता। तभी डीन बात घुमाकर उसको वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन खड़ूस बुढ़िया हार नहीं मानती और चिल्लाकर कहती है तू फर्जी है, तू रिकी रहंदे नहीं है, क्योंकि उस नाम का कोई नहीं है। जो बात रोड के दिल पर लगती है तो जो सवाल बुढ़िया ने उससे पूछे थे ना वो उनके उसे खड़े खड़े गले तक ठोक के जवाब देता है, जिससे बुढ़िया की तो छोड़ो वहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हो रखे थे ना सबकी बोलती बंद हो जाती है। डीन और जेडी दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं भाई तू तो छा गया, तूने ये सब चीजें कहाँ से सीखी। वो कहता है लॉर्ड वो मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, मैंने कहा था ना मेरी हर एक चीज पर नजर होती है, मैंने तुम्हारी बाइबल घोट के पी ली थी, इसलिए मुझे ये सब पता है जो शायद तुम अब तक भूल चुके हो। इतने में वहाँ एक आदमी आता है जो टीवी पर एड वगैरह किया करता था, मतलब कि एक छोटा मोटा एक्टर है, जिसे देखकर रोड कहता है यार ये यहाँ क्या कर रहा है, मैं इसे जानता हूँ। जो बात खतरनाक थी क्योंकि अगर वो रोड को यहाँ देख लेता तो उन तीनों के झूठों का भांडा फूट जाता। जिससे बचने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान में वो लोडू एक्टर को नशे कराने के लिए मूंगफली फेंकने का खेल खेलते हैं। जो खेल बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, गोली उसके मुंह में डलने ही वाली थी कि तभी वो प्रीस्ट जो यहाँ खतना करने आया था उछलकर उसे मुंह में ले लेता है। कहता है बड़ा ही कड़वा स्वाद था यार इस मूंगफली का, तो शायद ज्यादा ही रोस्ट कर दी। आगे थोड़ी बहुत देर बाद खतना करने का टाइम आ जाता है। कहता है अरे छोटे वेंटिलेटर तेरा तो बहुत बड़ा है, पप्पू से चप्पू चला सकता है तू भाई, ईश्वर की कृष्णा तुझ पर तनी रहे, नशे हो रखे हैं फुल टाइट, आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। और आधा खतना करके नशे में लंबा लौट जाता है। बॉस टेड कहता है अरे यार इसने तो आधा काम ही किया, आधा खतना अब हॉस्पिटल में करवाना पड़ेगा। रसीला रमेश का बॉयफ्रेंड कहता है हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, ये काम तो रिकी रहंदे बड़े आराम से कर देगा, क्योंकि अफ्रीका में वो आदिवासी लोगों का भी तो खतना करता था जब उनको बीमारियां हो जाती थी। अब ये सुनकर जेडी की फट जाती है तो कहता है सालो वो बहुत पहले की बात है और अफ्रीकन लोगों का तो पता है ना कितना बड़ा होता है, और ये ठहरी बच्चे की नुन्नू कैसे करेगा भाई, ये उससे ना हो पाएगा। वो कहता है क्या बात कर रहे हो यार, मुझसे क्यों ना हो पाएगा, मैं ये करके दिखाएगा। डीन कहता है रिकी यार ये क्या कर रहा है तू, वो किसी का बच्चा है, क्या तुझे यकीन है तू ये कर लेगा, रहने दे यार। वो कहता है हाँ कर लूंगा भाई, मैं कोई हीरा काटने थोड़े ही जा रहा हूँ। जिस पर जब सभी आपस में बहस करने में लगे हुए थे तभी वो इतनी ही देर में उसकी मूंगफली सी छील देता है। कहता है लो हो भी गया खतना, कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ना था जो उसने सिर्फ सिगार कटर की मदद से किया था। ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं कि यार ये क्या गजब का बंदा है, ऑल इन वन पैकेज है ये तो। आगे फंक्शन के खत्म होते होते उसका वापस जाने का टाइम आ जाता है, जिसमें सभी उसको रुकने के लिए कहते हैं। डीन कहता है नहीं वो नहीं रुक सकता क्योंकि उसे नायरोबी जाना है इबोला के मरीजों की मदद करने
करने के लिए। फिर जब सभी उसको बाय बोलकर चले जाते हैं तो तीनों कहते हैं यार तूने तो कमाल कर दिया, वर्ल्ड क्लास एक्टिंग की तूने, हमें नहीं पता था रोड भाई तू इतना काबिल आदमी है। वो कहता है रोड मत कहो, मैं अब से रिकी हूँ समझे। जिस पर तीनों सोचते हैं कि यार कमाल का बंदा है, अब तक भी कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल रहा। डीन उसे उसकी पेमेंट देता है जो उन्होंने बढ़ा दी थी क्योंकि उसने सबकी बोलती जो बंद कर दी थी। जेडी पूछता है वैसे ये बता तूने खतना करना कहाँ से सीखा। वो कहता है कुछ नहीं यार, मैं पहले किसी रेस्टोरेंट में झींगे छीलने का काम किया करता था। खैर उसको वहां से भगाने के बाद तीनों शाम को एक बार में ड्रिंक करने जाते हैं जहां वो फैसला करते हैं कि अब से वो रिकी रहंदे के नाम का कोई भी बहाना नहीं मारेंगे। उस झूठ से उन्हें अब अपना पल्ला झाड़ना ही होगा वरना अगली बार तो रायता फैल ही जाएगा। आगे सुबह सुबह जैसे ही दोनों अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो बॉस कहता है भेषड़ी वालों फटाफट इधर आ जाओ। जहां बैठकर बॉस उनकी दबाकर तारीफ करता है जिससे वो खुश हो जाते हैं कि साला अब प्रमोशन मिलने के पूरे आसार हैं। पर बॉस जब कहता है मैंने रिकी रहंदे को नौकरी पर रख लिया है, उसके बेधड़क मुंह पर बोलने वाले अंदाज की वजह से तो उन दोनों की फटकर 4 फुट बाहर आ जाती है। डीन पूछता है क्या सर आपको लगता है उसके पास एक्सपीरियंस है, उसकी इतनी औकात है कि वो यहाँ इस कंपनी में काम कर सकता है। बॉस कहता है देख औकात तो उसकी पूरी है, रही बात एक्सपीरियंस की तो उस कमी को वो अपने जोश और एनर्जी से पूरी कर देगा। वर्ल्ड रिवर डील पर जो उसने मुझे भाषण दिया था ना, उस वजह से मुझे उसकी सोच गजब की लगी, तोप का गोला लगी। और लो इतने में सूट बूट पहन के फुल टसन टोरे में बैग वैग लेकर वो आ भी जाता है जो अपने ऑफिस में कुछ चेंजमेंट करवाता है। कहता है ये खस्सी टेबल हटा यहाँ से, मुझे यहाँ सागवान या देवदार की लकड़ी वाली टेबल चाहिए। वो कहता है ठीक है सर हो जाएगा। और उसके वहां से जाते ही दोनों खिलाड़ी अंदर आ जाते हैं। पूछते हैं साले ये क्या भसड़ मचा रखी है तूने। रोड कहता है ये तो कमाल की बात है, देखो मुझे कितनी आसानी से ये जॉब मिल गई और एप्लीकेशन भी नहीं देनी पड़ी। डीन कहता है भीड़ के लिंड यहाँ नौकरी करने के लिए तेरी नोटंकी काम नहीं आएगी, यहाँ तुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलने वाली, इसीलिए अपना पिछवाड़ा उठा और निकल ले यहाँ से। वो कहता है ठीक है मुझे जो नहीं आएगा मैं वो तुमसे पूछ लूंगा। दोस्त और किस चीज के लिए होते हैं, इसी चीज के लिए ही तो होते हैं। जेडी कहता है कौन दोस्त, दोस्त वोस्त नहीं है हम तेरे, तुझे हमने हायर किया था, पैसे दिए थे और अब तुझसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भाग जा यहाँ से। वो कहता है भाइयों इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे बॉस ने मेरे पास फोन किया और सालाना $2.5 लाख का ऑफर दिया, बताओ मैं भला कैसे एक्सेप्ट नहीं करता, अपने पेट पर मैं कैसे लात मार दूं। जो सुनकर उन दोनों की फिर से 4 हाथ फट जाती है कि साला उसको $2.5 लाख का ऑफर दे दिया, क्योंकि उनकी खुद की सालाना सैलरी $1 लाख थी। बोले तो वो सीधा सीधा उनसे $1.5 लाख ज्यादा सैलरी पर यहाँ लगा था, वो भी बिना एक्सपीरियंस के, जबकि वो दोनों पढ़ लिख कर गींड गुलामी करके यहाँ तक पहुंचे थे। तभी बाहर से एक आदमी आता है जो डीन से कहता है तेरी गर्लफ्रेंड बाहर इंतजार कर रही है, जा जाकर मिल ले उससे। जिससे वो मिलने जाता है तो वो कहती है मुझे एबीपी न्यूज वालों ने हायर कर लिया इस बार के हीरो ऑफ द वीक नाम के शो को कवर करने के लिए, जो कि बहुत खुशी की बात थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक असली रिपोर्टर बनना ही उसका सपना था। बताती है मैंने एबीपी न्यूज वालों को रिकी रहंदे की स्टोरी सुनाई जिसमें वो देश विदेश घूम घूम कर लोगों की भलाई करता है, गरीबों की मदद करता है वगैरह वगैरह। जिसकी स्टोरी उनको अच्छी लगी तो उन्होंने उसको हीरो ऑफ द वीक बनाने के लिए चुन लिया, जो स्टोरी अब मुझे प्रोड्यूस करनी है। अब डीन को रिकी के नाम पर झटके मिल रहे थे, इसलिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कल्लू गर्लफ्रेंड कहती है हमें रिकी को वापस बुलाना होगा क्योंकि चैनल वाले चाहते हैं कि मैं उसकी स्टोरी को इसी हफ्ते कवर करूं। डीन कहता है मुझे लगता है ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है और इससे पहले कि पूरा प्रॉपर वाला झूठ बोल पाता गर्लफ्रेंड को रिकी वहां से गुजरता हुआ दिख जाता है। फिर ये बात दोनों रसीला रमेश को बताते हैं जिसको इनकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे रोड अच्छा लगता था। आगे रात में दोनों किसी भी तरह से कुछ भी करके रोड को कंपनी से निकलवाने की भगाने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें अगले दिन जब कंपनी की मीटिंग चल रही थी तब रोड बॉस की अपने फोन में रिकॉर्डिंग करता है। बॉस होने वाले मर्जर पर डीन से उसकी सलाह मांगता है तो वो अपनी उंगली रोड की तरफ कर देता है। कहता है रिकी रहंदे ने कुछ बड़ा सोच रखा है, वो आपकी इसमें मदद करेगा। जिसको घंटा भी कुछ नहीं आता था पर फिर भी वो खड़ा होकर कहता है मैंने अब तक सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है, इसीलिए हमें यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिसमें हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लोगों की भलाई के लिए लगाएंगे, तो हमारी कंपनी की जो इमेज है वो साफ हो जाएगी, जिससे हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे और मर्जर में भी आसानी होगी। जो बात उसने बस ऐसे ही हवा में मार दी थी पर यह बात बॉस को बहुत अच्छी लगती है और उन दोनों का प्लान उल्टा पड़ जाता है। मीटिंग के बाद बॉस कहता है अगले बुधवार को फ्री रहना, उस दिन वर्ल्ड रिवर वाले लोग हमसे मिलने आएंगे, जहां हम सभी मिलकर रिकी रहंदे का हीरो ऑफ द वीक वाला सेगमेंट देखेंगे और मर्जर को फाइनल करेंगे। आगे रिकी दोनों से मिलने जाता है जिसके साथ रसीला रमेश भी था, जिसको उसने अपना असिस्टेंट बना लिया था क्योंकि वो घर पर ठाली पड़ा था और माल फूकने के अलावा कोई काम नहीं करता था। अब उन दोनों के पास तो कोई असिस्टेंट था नहीं, इसीलिए उनकी जल जाती है। डीन पूछता है बे रसीले तू इसका असिस्टेंट बन के करेगा क्या? वो कहता है कुछ भी करूँ या ना करूँ पर इसने मुझे एटलीस्ट नौकरी पर तो रखा, जबकि मेरे अपने दोस्तों ने मुझे नहीं रखा, सिर्फ टाइम पास करने के लिए याद आता था मैं तुम लोगों को। रोड कहता है वो सब छोड़ो दोस्तों, ये वीडियो देखो, मैंने पता लगा लिया है कि हमारा मर्जर वर्ल्ड रिवर के साथ अब तक क्यों नहीं हुआ। जिस वीडियो को उसने आज सुबह ही रिकॉर्ड किया था पर उस वीडियो में उन दोनों को कुछ भी गलत नहीं लगता, पर गलत तो था, जिसमें बॉस अपने मुंह के सामने हाथ लाकर
हिलाता है तो वो ऐसा लगता है कि वो किसी का चूक रहे हैं, किसी का हवाई पप्पू ले रहे हैं। रोड कहता है जब भी वो किसी भी बात पर जोर देते हैं ना तो ऐसे ही हवाई पप्पू चूकते हैं। जो चीज अगर कोई नोटिस कर लेता है तो बार बार उसका इस पर ही ध्यान जाता है, बातों पर ध्यान नहीं जाता। और इस तरह की हरकतों से मीटिंग में पीछा छुड़ाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब वो दोनों उसे कंपनी से निकलवाना चाहते थे, इसलिए कहते हैं तूने अब तक बॉस को ये बताया क्यों नहीं, जाकर बता उनको। जो बिल्कुल खुले दिल से ओपन माइंडेड होकर बॉस से इस बारे में बात करने जाता है, जिससे उसको बहुत तीव्रता से गुस्सा आता है। तो वो बाहर आकर कहता है भीषड़ी वालों तुम दोनों अभी के अभी अंदर आओ, जिनसे वो प्यार से बैठने के लिए कहता है और गुस्से में पूछता है तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं। जेडी कहता है सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। बॉस कहता है मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि मेरे 2 बेटे ऑलरेडी गन्ना चूसने के शौकीन है और तीसरे वाले का अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो सब भी छोड़ो, पर इस तरह की हरकतें मैं मीटिंग में नहीं कर सकता, इसलिए ही तो वर्ल्ड रिवर वालों को इस मर्जर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी इन हरकतों की वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और वो मेरी बातों पर ध्यान दे ही नहीं पाते। डीन कहता है सर देखिए हमें नहीं पता आप हर मीटिंग में ऐसा करते हैं या फिर आज सुबह ही आपने ऐसा किया। जिसके बाद कोई पुरानी सी वीडियो चलाई जाती है जिसमें वो बार बार हवाई पप्पू के साथ साथ हवाई अखरोट भी खुजला रहे थे, जो देखकर बॉस को भयंकर वाली शर्म आ जाती है कि यार ये तो हद हो गई, भी हिंचो हटाओ इसे फटाफट। और रोड को तुरंत इस मर्जर का इंचार्ज बना देता है, जो इन दोनों के लिए बहुत बुरी बात थी क्योंकि वो एक ही झटके में इनका बॉस बन गया था। डीन कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं पिछले 9 महीनों से इस पर काम कर रहा हूँ। वो पूछते हैं तो तूने कौन से झंडे गाड़ दिए, कौन सी झाटे उखाड़ कर तूने मैदान साफ कर दिया, हो गया क्या मर्जर? नहीं हुआ ना, सीधी सी बात है। देखो रिकी मुझे सीधा आकर मुंह पर बोलता है चाहे बात अच्छी हो ना हो, मुझे पिछवाड़ा चाटने वाले तेल लगाने वाले गुलाम नहीं चाहिए, इसीलिए अब से ये इंचार्ज रहेगा और यही मेरा फैसला है। आगे डीन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो उसे स्टोर रूम में ले जाता है, कहता है बहुत हो गया तेरा, तू अभी के अभी नौकरी छोड़ रहा है। रोड कहता है देख भाई मैं वापस नहीं जा सकता, अगर मैं वापस गया तो वो लोग मुझे मार देंगे, मैंने बहुत से लोगों से कर्जा ले रखा है, वहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं है सिर्फ मुट्ठी मार वाले गाने गाने के अलावा। तुम लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दी है तो उसे मत छीनो। लेकिन डीन उसकी एक नहीं सुनता और ये तमाशा खत्म करने के लिए वो सारा सच जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता है ताकि वो रिकी की हीरो ऑफ द वीक वाली स्टोरी को कवर करके झूठी रिपोर्टर ना बन जाए और ये जो भी रायता उन तीनों ने बचपन से लेकर आज तक फैलाया था उसको साफ किया जा सके। लेकिन गर्लफ्रेंड पहले से ही रोड के बारे में सब कुछ जानती थी क्योंकि वो एक रिपोर्टर थी और उसे इस बारे में तभी शक हो गया था जब उन्होंने खतना वाली पार्टी में बोला था कि उसे इबोला वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करने जाना है, जबकि इबोला वायरस को खत्म हुए काफी साल बीत चुके हैं। साथ में बताती है कि रिकी ने मुझे तुम्हारी बाइबल दिखाई, काफी बकवास थी पर काम तुम्हारा काबिले तारीफ था, हर एक झूठ बिल्कुल परफेक्शन से लिखा हुआ था, पर मुझे समझ में नहीं आया तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला तो बोला क्यों? अगर तुम्हें घूमने जाना था, मूवी देखने जाना था, वर्ल्ड कप देखने जाना था तो हमें भी बता देते, हम भी तुम्हारे साथ चल लेते, पर नहीं तुमने झूठ बोलना चुना। नाराजगी तो उस बात की है। आगे बुधवार की मर्जर पार्टी वाला दिन आ जाता है जहां बॉस अपने हाथों पर काबू रखकर अपनी बातें कहता है, जो बात इस बार वर्ल्ड रिवर वालों के दिमाग में जाती है। फिर स्टेज पर डीन आता है जो सभी से कहता है रिकी का हीरो ऑफ द वीक वाला सेगमेंट नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो सब झूठ था, रिकी रहंदे नाम का कोई बंदा है ही नहीं, वो हमारा झूठ था और कुछ नहीं। जो बात बोलकर वो वहां से बाहर आ जाता है। फिर तभी अंदर लगी स्क्रीन पर रिकी की स्टोरी चलाई जाती है जिसमें उसके बारे में सब कुछ पूरा का पूरा सच खोलकर बता दिया जाता है कि कैसे 3 लोगों ने मिलकर उस बेवड़े को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। वो जिंदगी में हार मान चुका था, मुट्ठियों से भरे गाने गाता था और भी काफी सारी बातें, जिस पर उसके स्ट्रगल को, उसके मुश्किल जीवन को देखते हुए उसे हीरो ऑफ द वीक का खिताब दे दिया जाता है। जिसकी ये झूठ से भरी हुई सच्ची कहानी वर्ल्ड रिवर वालों को भी अच्छी लगती है क्योंकि उन्हें सच्चाई पसंद थी, फिर चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। इसीलिए वो बॉस टेड की कंपनी के साथ मर्जर करने का अपना पक्का डिसीजन ले लेते हैं। वाइफ जेडी पर भड़क पड़ती है कि साले तूने एक झिंगा छीलने वाले से हमारे बेटे का खतना करवाया और उसे सजा के तौर पर 6 महीने घर के बाहर पार्क में सोने के लिए बोलती है, जो बात वो खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि ये बहुत छोटी सजा थी उन झूठों के सामने जो बचपन से लेकर उसने आज तक बोले थे। यहीं पर गर्लफ्रेंड भी डीन से गुस्सा थी, पर जब उसने दिल खोल के झूठ को अपनी छाती से लगाया और मुंह से सच बोल दिया तो वो वापस से उससे पट गई। इतने में वो बड़ा सा भयानक सा आदमी रिकी को टपकाने के लिए वहां आ जाता है, जिसको बचाने के लिए डीन फुल तेजी से दौड़ता है पर एक ही घुसंड में लंबा लौट जाता है। वो बड़ा सा भयानक आदमी अपनी पॉकेट से एक लेटर निकालता है और उसे रिकी के हाथ में धर देता है कि साले ये कोर्ट का आदेश है, कब से ढूंढ रहे हैं हम तेरे को, जिसमें लिखा था कि साले जो तूने अगली बार अरिजीत सिंह के गानों को मुट्ठी मार गानों में बदलकर अपनी फटी हुई आवाज में गाने की कोशिश की ना तो तुझे कोर्ट में घसीटा जाएगा। जो बात बहुत खुशी की थी क्योंकि अरिजीत सिंह ने उसके मुट्ठी मार वाले गाने सुने थे। आगे सचमुच में सभी साफ सफाई का अभियान छेड़ देते हैं, लोगों की भलाई का अभियान छेड़ देते हैं। फिर रिकी रहंदे बहुत सारी विग खरीदता है और उन्हें कैंसर पीड़ितों को पहनाता है, जिनसे उनको पल दो पल की बहुत सारी खुशियां मिलती है। जेडी अपने 6 महीने पार्क में बिताने वाली सजा को खुशी खुशी पूरा करने में लगा हुआ था। बस दुख एक बात का था कि उसे रात को मुट्ठियां मार के गुजारा करना
करना पड़ता था। रसीला रमेश रिक्की का असिस्टेंट तो होता ही है, साथ में उसने बच्चों के लिए एक बहुत प्यारी किताब लिख डाली थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। डीन खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके उसे अपनी वाइफ बना लेता है और रिकी एक पागल सी लड़की से सगाई कर लेता है जो उससे बहुत प्यार करती है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी।